तो स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी क्लास थर्ड है या समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जो हमने क्लासेस शुरू किए थे उसका पार्ट थर्ड है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है समष्टि अर्थशास्त्र की विकास यात्रा, अर्थात कब समष्टि अर्थशास्त्र का पदार्पण हुआ, कब इसे अर्थशास्त्र में एक अलग शाखा के रूप में पहचान मिली और इस तरह विकास करते करते यह आज के दौर तक पहुंचा। हम सभी जानते हैं कि जॉन मेनार्ड केन्स, जिनका नाम अर्थशास्त्र में एक मुख्य स्तंभ के रूप में गढ़ा हुआ है, जिन्होंने समष्टि अर्थशास्त्र को पहली बार एक अलग शाखा के रूप में पहचान दी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनसे पूर्व समष्टि अर्थशास्त्र के किसी सिद्धांत को कभी पढ़ा नहीं गया अथवा पहचान नहीं मिली। इसलिए हम इसकी विकास यात्रा का अध्ययन करते हैं कि केन्स से पूर्व भी कुछ सिद्धांतों में समष्टि अर्थशास्त्र की झलक हमें दिखाई देती है। तो जिसमें कि नंबर 1, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नंबर 1 है फिजियोक्रेट्स का सर्कुलर फ्लो ऑफ पेमेंट्स थियरी से समष्टि अर्थशास्त्र का पदार्पण हुआ। मैक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ स्कूल्स हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि सबसे पहले जिसमें फिजियोक्रेट्स आते हैं, उसके बाद मर्केंटलिस्ट आते हैं, फिर क्लासिकल स्कूल आता है, फिर न्यो क्लासिकल आता है, फिर केन्स आता है, फिर पोस्ट केनेजियन स्कूल और फिर मॉडर्न इकोनॉमिक्स स्कूल आता है। तो जो शुरुआत में फिजियोक्रेट्स का सर्कुलर फ्लो पेमेंट थ्योरी है, यानी कि किसी भी एक क्षेत्र के द्वारा की गई खरीद दूसरे क्षेत्र खरीद के लिए जो वो पेमेंट करता है वह दूसरे क्षेत्र की आय होती है। इस प्रकार से राष्ट्रीय आय जो है वो पूरी अर्थव्यवस्था में एक चक्रीय प्रवाह में बनी रहती है। नंबर 2, अर्थशास्त्री मार्शल और पिगू की नेशनल डिविडेंड्स की अवधारणा ने समष्टि अर्थशास्त्र को आगे बढ़ाया, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई है कि एक राष्ट्रीय आय को किस तरह अर्जन किया जाता है, जिसकी व्याख्या हम इस प्रकार कर सकते हैं कि विभिन्न उत्पादन के साधन मिलकर जब अपनी उत्पादक क्रियाओं के द्वारा एक राष्ट्रीय आय का सृजन करते हैं तो उसे मौद्रिक रूप में इन्हीं उत्पादन के साधनों में पुनः वितरित किया जाता है। तो एक प्रकार से राष्ट्रीय आय में इनका हिस्सा जो है वो नेशनल डिविडेंड्स कहलाता है। तो इस प्रकार से मार्शल और पिगू की नेशनल डिविडेंड्स की अवधारणा में हमें समष्टि अर्थशास्त्र की झलक दिखाई देती है। नंबर 3, 1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। आपने कभी पढ़ा होगा या अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना काल में पूरा विश्व जो है वो आर्थिक मंदी के कुचक्र में फंस गया है। मंदी के मुख्य लक्षण के रूप में बेरोजगारी, आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह कंपनियां अपने रोजगार की छंटनी कर रही है और पूरा विश्व जो है वो बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है। बेरोजगारी आने से क्या होता है, लोगों की आय खत्म हो जाती है। जब लोगों के हाथ में आय ही नहीं है तो उनकी क्रय शक्ति खत्म हो जाती है, और क्रय शक्ति खत्म होने का मतलब है खरीदने की शक्ति। तो खरीदने की शक्ति खत्म होने की वजह से मांग की कमी हो जाती है। तो मांग की कमी और बेरोजगारी, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आर्थिक मंदी के प्रमुख कारक के रूप में कार्य करते हैं। तो इसी तरह की एक विश्वव्यापी मंदी 1930 के दौर में आई थी, जिसे तीसा की मंदी के नाम से जाना जाता है। और उसी समय व्यापार चक्र क्या होते हैं, आर्थिक मंदी क्या होती है, इन सब चीज़ों से पूरे विश्व या अर्थशास्त्र को एक नया विचार मिला, जिसकी व्याख्या उस समय तक के अर्थशास्त्र में नहीं की गई थी।
क्योंकि तब तक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स का बोलबाला था, जो कि व्यापार चक्रों की व्याख्या करने में असफल रहे। तो 1930 की विश्वव्यापी मंदी और व्यापार चक्रों के उदय के साथ ही जब जॉन मेनार्ड केन्स जैसे लोगों ने इस मंदी से उबरने के लिए कुछ सिद्धांतों की रचना की, तो समष्टि अर्थशास्त्र के विचार को अधिक बल मिला और समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बढ़ गया। पॉइंट नंबर 4 है आपका, आर्थिक नियोजन के सिद्धांतों के विकास ने इसे अधिक मजबूत किया। यानी जब पूरा विश्व तीसा की मंदी में फंस गया, आर्थिक मंदी में, इससे निकलने के लिए विभिन्न देशों ने अलग अलग उपाय अपनाए, जिसमें एक मेन जो उपाय था जिस पर सभी को ध्यान देना पड़ा, वह था आर्थिक नियोजन के सिद्धांत। अर्थात सरकार को अपनी मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों को कुछ इस तरीके से बनाना पड़ा जिससे कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले निवेश या विकास को नियोजित किया जा सके, ताकि कोई 2 या 3 या अधिक क्षेत्र पिछड़े ना रह जाएं और कोई 2 या 3 या अधिक क्षेत्र अधिक विकसित ना हो जाएं, जिससे कि आर्थिक असमानता या क्षेत्रीय असमानता पैदा हो जाती है। इससे फिर सामाजिक असमानता पैदा होती है और फिर इससे अराजकता बढ़ती है। तो आर्थिक नियोजन के सिद्धांतों की आवश्यकता के उदय के साथ ही समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व या विकास में एक अधिक मजबूत योगदान दिया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वैश्विक मौद्रिक अर्थव्यवस्था का विकास, एक था कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास, जबकि जब 30 की मंदी के बाद एक पूरे विश्व के लिए एक मौद्रिक अर्थव्यवस्था के निर्माण की या विकास की आवश्यकता महसूस हुई, तभी से ही समष्टि अर्थशास्त्र की महत्व को बल मिला। तो आज जो हम नेक्स्ट बिंदु पर विचार करने वाले हैं वह है व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर और दोनों में परस्पर निर्भरता अथवा संबंध। परीक्षा की दृष्टि से ये दोनों ही बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं। छोटे क्वेश्चन में या छोटे प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य अंतर बताइए, अथवा एक और प्रश्न बन जाता है कि दोनों में परस्पर क्या निर्भरता है या आपस में दोनों में क्या संबंध है। तो इस तरीके से हम, आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, यदि अंतर वाला क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से एक चार्ट बना सकते हैं। एक तरफ व्यष्टि अर्थशास्त्र लिख दीजिए, एक तरफ समष्टि अर्थशास्त्र लिख दीजिए और ऊपर उसका टाइटल कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो इस श्रृंखला में जो अपना पहली क्लास थी उसमें मैंने ये दोनों अंतर आपको ब्रीफ किए थे, लेकिन यहाँ हम पॉइंट वाइज इन अंतरों को समझा सकते हैं। तो हम जल्दी जल्दी चलते हैं। नंबर 1, व्यष्टि अर्थशास्त्र की तरफ लिखा है नंबर 1, इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है। जैसे मैंने बताया था कि एक व्यक्ति की आय, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के कॉलम में देखेंगे नंबर 1 जो इसके अंतर को स्पष्ट करता है वह है कि इसमें संपूर्ण राष्ट्र या संपूर्ण अर्थशास्त्र की आर्थिक इकाइयों का समग्र रूप में अध्ययन किया जाता है। नंबर 2, इसमें वस्तुओं और सेवाओं की, यानी एक व्यक्तिगत वस्तु और एक व्यक्तिगत सेवा की कीमत निर्धारण का अध्ययन होता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का जो लक्ष्य है, जिसमें जो आर्थिक सिद्धांत रचे जाते हैं, उसमें संपूर्ण साधनों के समग्र उपयोग को निर्धारित करने का लक्ष्य लिया जाता है। इसलिए संपूर्ण साधनों की समस्त कीमत का निर्धारण का अध्ययन इसमें किया जाता है। नंबर 3, इसमें सीमांत विश्लेषण पर आधारित नियमों पर ध्यान दिया जाता है। सीमांत यानी अंतिम, है ना, अंतिम व्यक्ति या अंतिम साधन, इस प्रकार से। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र जो है संपूर्ण राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, मुद्रा बैंकिंग आदि संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित चरों का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पॉइंट नंबर 5 जो है वह है यह व्यक्तिगत कीमतों, व्यक्तिगत उपभोग, उत्पादन आदि की ओर संकेत करता है। व्यक्तिगत शब्द आपको लगाना पड़ेगा, जैसे आप माइक्रो का जिक्र करते हैं, और संपूर्ण अर्थव्यवस्था लगाना पड़ेगा जैसे आप
मैक्रो या समष्टि अर्थशास्त्र का जिक्र करते हैं। तो इधर व्यष्टि अर्थशास्त्र के पॉइंट में जैसे ही आप व्यक्तिक, जैसे मान लीजिए कीमतों, व्यक्तिक उपभोग, व्यक्तिक उत्पादन ये लिखते हैं, तो आपको समष्टि अर्थशास्त्र की तरफ लिखना पड़ेगा संपूर्ण अर्थव्यवस्था की सामान्य कीमत स्तर, है ना, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उपभोग, संपूर्ण उत्पादन आदि के बारे में चर्चा की जाती है। अब पॉइंट नंबर 6 बता रहा है आपको, यह व्यक्तिगत फर्मों, उद्योगों और उत्पादन इकाइयों में उतार चढ़ाव की व्याख्या करता है। एक उद्योग है, उसको कब लॉस हुआ, किस वजह से हुआ, उसके बाद उसने क्या कदम उठाए। एक व्यक्तिगत फर्म, एक व्यक्तिगत उद्योग, एक उत्पादन इकाई में उतार चढ़ाव का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव का अध्ययन करता है, जिसमें देश में आर्थिक मंदी का माहौल है या तेजी का माहौल है, जिसमें कोई एक उद्योग या एक फर्म के योगदान का अध्ययन नहीं किया जाता। हो सकता है उस समय हजारों में से कुछ उद्योग अच्छा काम कर रहे हों, कुछ उद्योग अच्छा काम नहीं कर रहे हों, जिस वजह से मंदी या स्फीति जन्म ले लेती है। तो संपूर्ण का अध्ययन किया जाता है। नंबर 7, यह व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान और नीतियाँ प्रस्तुत करता है। एक व्यक्ति मान लीजिए उसकी आय, अपनी आय बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, वो लॉटरी की टिकट भी ले सकता है ना। कोई प्लॉट खरीद के 2 महीने बाद उसे लाभ में बेच सकता है, जिसको हम पूंजीगत लाभ कहते हैं। तो वह अपनी आय बढ़ाने के लिए अपनी नीतियाँ बनाता है। लेकिन जब राष्ट्रीय आय की बात होती है तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का अध्ययन करने के लिए नीतियाँ भिन्न होती हैं, क्योंकि एक व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से भी अपनी आय को बढ़ा सकता है, लेकिन एक राष्ट्र अपनी आय को गैर कानूनी तरीके से नहीं बढ़ा सकता है। यानी गैर कानूनी तरीके से बढ़ी हुई आय यदि व्यक्तियों के द्वारा अर्जित की जाती है तो उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो बहुत बड़ा अंतर है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में इस पॉइंट को लेकर। और नंबर 8 जो लास्ट है आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे कि टेबल में, यह विश्लेषण सरल है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र सरल, हमेशा ही एक इकाई, एक यूनिट का अध्ययन करना सरल होता है, जबकि एक बृहत अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करना निश्चित रूप से जटिल और दुविधापूर्ण रहता है। तो बच्चों, अब आपको हम आगे की तरफ ले चलते हैं, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा स्लाइड में कि हम पढ़ने जा रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र की परस्पर निर्भरता अथवा परस्पर संबंध। कहने का अभिप्राय यह है कि हमने अंतर देखने के बाद हमें यह लगता है कि इन दोनों में तो कोई परस्पर निर्भरता है ही नहीं, वह बिल्कुल अलग है और समष्टि अर्थशास्त्र बिल्कुल अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में परस्पर निर्भरता पाई जाती है। भले ही वह व्यक्तिगत रूप में मान लीजिए कीमत निर्धारण का या आय अर्जन का या नीतियों का अध्ययन करता है, और समष्टि अर्थशास्त्र और संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करता है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में एक दूसरे में जुड़ाव रहता है। इसको स्पष्ट करने के लिए प्रोफेसर एंडरसन एंड क्वांट, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है उनकी परिभाषा लिखी हुई है, उसकी मदद ले सकते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने ये लिखा है, हम यह नहीं कह सकते हैं कि आय की धारणाएं व्यष्टि सिद्धांतों में नहीं होती अथवा कीमतें समष्टि सिद्धांतों में नहीं होती, लेकिन व्यष्टि सिद्धांतों में आमदनी का निर्धारण सामान्य कीमत निर्धारण की प्रक्रिया के अंतर्गत ही आता है। व्यक्तिगत उत्पादन के साधन बेचकर आय प्राप्त करते हैं। इन साधनों की कीमतें अन्य कीमतों की भांति ही निर्धारित होती है। दूसरी तरफ कीमतें समष्टि सिद्धांतों में महत्व रखती है, लेकिन समष्टि सिद्धांतों में व्यक्तिगत कीमतों के निर्धारण की ओर ध्यान न दिया जाकर समग्र कीमत सूचकांकों पर ध्यान दिया जाता है। तो एंडरसन और क्वांट की इस परिभाषा, जो कि बहुत ही सरल शब्दों में आपके सामने रखी है उन्होंने, उससे स्पष्ट है कि दोनों शाखाएं परस्पर निर्भर करती हैं। इसे एक सिंपल उदाहरण से आप इस तरह समझिए कि जैसे एक व्यक्ति क्या है, दो व्यक्ति क्या है, तीन, इस प्रकार अर्थव्यवस्था के समस्त व्यक्तियों की आयों का योग राष्ट्रीय आय होती है। ठीक है, तो व्यष्टि जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र पे निर्भर हो गया। अगर हम व्यक्तिगत आयों की गणना नहीं करेंगे तो राष्ट्र की आय नहीं निकल पाएगी। इस तरीके से हम इनकी परस्पर निर्भरता को समझ सकते हैं। इसी तरीके से व्यष्टि समष्टि पे कैसे निर्भर है
कि जैसे एक फर्म है या एक उद्योग है, उसमें किसी साधन की या वस्तु की कीमत का निर्धारण खुद उस फर्म की या खुद उस उद्योग की मांग और पूर्ति के सामंजस्य से उसकी कीमत निर्धारित नहीं हो सकती है, बल्कि संपूर्ण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साधनों की मांग और पूर्ति और वस्तुओं की मांग और पूर्ति से निर्धारित जो कीमत होती है वह उस व्यक्तिगत फर्म या उद्योग को प्राप्त होती है, जिसे उसको मानकर चलना पड़ता है। तो इस तरीके से समष्टि अर्थशास्त्र भी व्यष्टि अर्थशास्त्र पे निर्भर करता है और व्यष्टि अर्थशास्त्र भी समष्टि अर्थशास्त्र पे निर्भरता रखता है। तो इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। आप हमारी इस वीडियो को कभी भी अपने फ़ोन पे या अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे चलाकर इन पॉइंट्स को अपनी आवश्यकता अनुसार शब्द सीमा के हिसाब से अपने व्यक्तिगत नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। मोटे रूप में मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र पे और समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर करता है। तो इन पॉइंट्स के बाद मैं नेक्स्ट जो है प्रोफेसर सैमुअल्सन की परिभाषा या जो भी उनका कथन है उसको उद्धृत करना चाहूँगी। बहुत सरल शब्दों में है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि परीक्षा की दृष्टि से अर्थशास्त्रियों के कथन उत्तर में देना आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, लाभप्रद रहेगा, जिससे आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त करने में मदद मिलेगी। तो हर प्रश्न जिसका आप नोट्स तैयार करते हैं उसमें प्रारंभ से ही कुछ अर्थशास्त्रियों के नाम और उनके कथन या उनके परिभाषा को आप सम्मिलित करें, और इस तरीके से जब आप निष्कर्ष में आ जाते हैं या बड़ा क्वेश्चन है और आप निष्कर्ष तक पहुंच गए हैं, तो वहाँ भी यदि आपने किसी अर्थशास्त्री का नाम और कथन डाला है तो आपका जो उत्तर है वह प्रभावशाली बन जाता है। तो यहाँ समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र की निर्भरता के बारे में प्रोफेसर सैमुअल्सन का कथन आप उद्धृत करना या कर सकते हैं। वह है कि वास्तव में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में कोई विरोध नहीं है, दोनों अत्यंत आवश्यक हैं। यदि आप एक को समझते हैं और दूसरे से अनभिज्ञ रहते हैं तो आप केवल अर्ध शिक्षित हैं। कितनी सरल भाषा में सैमुअल्सन ने बता दिया है कि एक अर्थशास्त्र के स्टूडेंट के लिए दोनों का ज्ञान इक्वली आवश्यक है। तो इस प्रकार मैं कह सकती हूँ कि भी आपने फर्स्ट ईयर में माइक्रो पढ़ी और सेकेंड ईयर में आप जब मैक्रो पढ़ने लगे तो माइक्रो को भूल गए, और थर्ड ईयर में मान लीजिए मैक्रो की जगह आपको एक और अन्य पेपर मिलेगा, मुद्रा, बैंकिंग और राजस्व करके, तो आप माइक्रो और मैक्रो दोनों को भूल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। माइक्रो और मैक्रो और जो भी पेपर आपके अर्थशास्त्र में आपको तीनों सालों में पढ़ने को मिलेगा वह आपके आगे जीवन में हमेशा ही काम आएगा। अतः अर्थशास्त्र का ज्ञान यदि पूर्णतः हासिल करना है तो व्यष्टि की भी उतनी ही समझ आवश्यक है जितनी कि समष्टि की समझ आवश्यक है। इस प्रकार से हम अपने इस चैप्टर को विराम देने की तरफ जा रहे हैं, जिसमें कि गार्डनर एक्ले का भी एक कथन या परिभाषा उद्धृत की हुई है, जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रही होगी। उनके शब्दों में दोनों के बीच कोई सुनिश्चित रेखा नहीं खींची जा सकती, लेकिन सार्थक परिणामों पर पहुंचने के लिए समष्टिमूलक समस्याओं का हल समष्टिमूलक उपकरणों से और व्यष्टिमूलक समस्याओं का हल व्यष्टिमूलक उपकरणों से ही निकालना चाहिए। यानी उन्होंने अंत में यह निचोड़ निकाल दिया कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं, दोनों का ज्ञान भी एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन यदि हम व्यष्टिमूलक समस्याओं का अध्ययन करने चलते हैं तो वहाँ उपकरण जो अपनाए जाएंगे उन समस्याओं को दूर करने के लिए वह बिल्कुल अलग होंगे उन उपकरणों से जो समष्टिमूलक समस्याओं का निदान करते समय अपनाए जाएंगे। इस तरह हम अपने इस क्लास के अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। जैसा कि आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है, कुछ परीक्षापयोगी प्रश्न मय संकेत दिए हुए हैं आपको, आप इन्हें पढ़िए और इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। शब्द सीमा आप अपने हिसाब से
तय कर सकते हैं कि भी एक ही प्रश्न है जिसको आपको 50 शब्दों में भी लिखना है, 200 शब्दों में भी लिखना है और 500 शब्दों में भी लिखना है। तो इस तरीके से आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू।